नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनूप तोष्णीवाल है। मैं औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी ऑन्को फिजिशियन हूँ। मैंने पहले एमबीबीएस जीएमसी औरंगाबाद, एमडी मेडिसिन मैंगलोर और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी किया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि कुछ ब्लड कैंसर के बारे में आपसे कुछ बात कर सकूँ। ब्लड कैंसर के बारे में आज क्यों बात करनी है? क्योंकि सितंबर महीना जो है, हर साल सितंबर महीना पूरे दुनिया में ब्लड कैंसर के जागृति के लिए मनाया जाता है। अभी आप सब तो जानते हैं कि कोरोना की वजह से कितनी परेशानी चल रही है सबको। तो एक नेशनल क्वेश्चन उठता है कि ब्लड कैंसर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, अभी जब सब लोग कोरोना से परेशान हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना से जो डेथ का चांस होता है, दैट इज़ ओनली 2 टू 4%। लेकिन ब्लड कैंसर का मरीज़ अगर सही समय पे उसकी ट्रीटमेंट ना शुरू की जाए या सही समय पे अस्पताल ना पहुँचे, तो जो उसका डेथ के चांसेस जिसे हम मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वो अराउंड 95 टू 100% माना जाता है। तो इस बीमारी में ऐसा नहीं किया जा सकता कि अभी कोरोना है, हम अस्पताल नहीं जाएँगे या अभी कोरोना है, थोड़ा कुछ समय बाद जाते हैं, 1-2 महीने बाद जब कम हो जाए या जब कोई दवाई आ जाए तब जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। ब्लड कैंसर के लिए अगर सस्पिशन है, यानी उसके बारे में शक है या अगर ब्लड कैंसर डायग्नोज़ हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको रेफ़र किया गया है, तो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा अपर हैंड लेगा कोरोना के ट्रीटमेंट या कोरोना के डर से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मरीज है आपके आसपास है, अगर कोई भी ब्लड कैंसर का मरीज है तो उसे प्लीज आप मदद कीजिए, उसकी उसे उसका हौसला बढ़ाइए ताकि वो अस्पताल जाए और ट्रीटमेंट ले, क्योंकि बहुत कम चांस है बगैर ट्रीटमेंट के ब्लड कैंसर का मरीज ज्यादा दिन तक रहे। इस विषय से हटके भी अब हम अपन समझ चुके हैं कि ब्लड कैंसर क्यों उसका ट्रीटमेंट टाइम पे होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत खतरनाक है। लेकिन ये ब्लड कैंसर होता क्या है? बेसिक क्वेश्चन आता है कि सबके मन में कैंसर क्या होता है और ये ब्लड कैंसर क्या है? तो कैंसर जो है, ये जो आपके जो सेल्स होते हैं शरीर में, जिसे हम पेशी बोलते हैं मराठी में, इसका अनियंत्रित स्वरूप से विस्तार होना, ये बढ़ती ही जाती है। जनरली अपनी बॉडी में जैसे कार में ब्रेक होता है, सिर्फ एक्सेलेरेटर नहीं होता, उसे ब्रेक होने का भी ज़रूरी है। वैसे शरीर में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर चीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए। एक सही समय पे उसका ब्रेक लगना ज़रूरी है। तो कैंसर में क्या कि ये जो ब्रेक है, वो फ़ेल हो जाता है। इस कारण से शरीर में जो पेशियाँ हैं, वो जो जो सेल्स हैं, वो अनियंत्रित स्वरूप से बढ़ती जाती है। अभी ब्लड ब्लड यानी एक मिक्सचर होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और कुछ सेल्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसीज़, आरबीसीज़ और प्लेटलेट्स, जैसे मराठी में पांढरा पेशी, सूक्ष्म पेशी व लाल पेशी असे म्हणतात। तो ये जो है इनका अनियंत्रित वाढ होने से, यानी इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने से कैंसर होता है। तो अब कैंसर के लक्षण क्या है? यानी कौन-सा मरीज़ को आप सस्पिशियस करते हैं कि जो आपके बाजू में हो या आपके घर में हो या आपको ऐसी कुछ चीज़ें हो जिससे आपको लगे, शक आए कि ये कैंसर होगा। इसके अंदर भूख कम लगना, वज़न कम होना, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना, प्लेटलेट बहुत कम हो जाना या प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना, शरीर के किसी भाग से खून रिसना या बार-बार फिर से पेशेंट को बुखार आना या किसी शरीर के भाग में गांठ बन जाना या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना। ये कुछ कुछ चंद लक्षण हैं कि जिससे आप एक सस्पिशन हो सकता है पेशेंट को कि अंडरलाइंग ब्लड कैंसर हो। तो इसका सरल उपाय ये है कि आपको जानना है कि है या नहीं है। आप अपने पास के एक फिजिशियन या कोई भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो आपका कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर कट पता चल जाता है। अगर अ, ऐसा पाया जाता है कि कुछ सस्पिशन है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम और कुछ स्कैन करते हैं। जैसे बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, यू सोनोग्राफी या फिर चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन। तो ये आगे के थोड़े एडवांस्ड हैं। उसके अंदर फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, ये एडवांस टेक्निक भी अभी इंडिया में उपलब्ध है और हम रूटीनली मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में इसका हम उपयोग करते हैं। अभी ये ब्लड कैंसर के बारे में जब अपन बात करते हैं, तो ब्लड के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि जनरली आपने सुना होगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट या बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो ये बोन मैरो क्या चीज़ है और उसका खून से क्या रिश्तेदार है? क्योंकि ये खून की बीमारी की बात में चल रहा है और ये बोन मैरो यानी हड्डी का हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो खून है, ये बोन मैरो में बनता है।
यानी जो शरीर की लंबी हड्डियां होती हैं, पेल्विस होता है, वर्टिब्री होता है, फेमर का अपर एंड होता है, यहाँ पे खून बनता है। और कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, जब हम नॉर्मल जो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, जो खून की तपास जो टेस्ट करते हैं, कभी कभी उससे पता नहीं चलता, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन करना पड़ता है। इसमें हम हड्डी का खून निकाल के, जिसको एकदम सादे भाषा में बोलेंगे तो हड्डी का खून निकाल के उसका तपासनी करते हैं, और उसके बाद में पता चलता है। इसके टाइप्स क्या हैं? तो इसके टाइप्स जो हैं वो थोड़े मेडिकल टर्म्स हैं, जनरल पब्लिक को उतना नहीं समझेगा, फिर भी मैं आपको उसके टाइप्स बता देता हूँ। मेनली ये ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज में डिवाइड होता है। लिम्फोमाज में बी सेल लिम्फोमास, टी सेल लिम्फोमास, एनके सेल लिम्फोमास, ऐसे कई सब टाइप होते हैं। हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस, और उसके अंदर ये सब टाइप्स होते हैं। ल्यूकीमियाज के अंदर माइलॉइड, लिम्फोइड, उसके अंदर एक्यूट एंड क्रोनिक, इस टाइप को इसे डिवाइड किया जाता है। ये डिवीजन क्यों महत्व का है? क्योंकि हर ये टाइप सारे कैंसर के एक टाइप नहीं है, ये कैंसर में मल्टीपल टाइप्स होते हैं। हर एक का प्रोग्नोसिस, हर एक का ट्रीटमेंट, हर एक का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, हर एक का कॉम्प्लिकेशन, हर एक से बचने की संभावना अलग अलग होती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब ब्लड कैंसर कोई बोलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ब्लड कैंसर जानलेवा हो। कुछ ब्लड कैंसर अगर ट्रीटमेंट की तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है, और उससे पेशेंट को जान का खतरा उतना नहीं रहता है। इसके कारण क्या है, ये नेशनल क्वेश्चन उठेगा कि ठीक है, ब्लड कैंसर के अपने को पता चल गया कि ब्लड कैंसर है क्या, उसके एग्जामिनेशन है या क्या सिम्टम्स है जिसे अपने को शक है, लेकिन ये होता क्यों है, ये अपन इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते क्या? तो 100% कैंसर प्रिवेंट नहीं कर सकते। कुछ कारण हैं जो हम अपनी लाइफ से कम कर दें तो कुछ अपने को प्रोटेक्शन मिलता है, कुछ संरक्षण मिलता है कि ये ना हो। लेकिन ऐसे 100% कोई गारंटी नहीं है इन चीजों से ना करने से कैंसर ना हो, सब बस रिस्क कम हो जाता है। जैसे कुछ कुछ कैंसर जो है वो रेडिएशन के एक्सपोजर से होते हैं, या कुछ हम कार्सिनोजन मानते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं कि कुछ केमिकल्स रहते हैं जो शरीर में जाए तो उससे ल्यूकीमियाज होते हैं, लिम्फोमास। फॉर एग्जांपल बेंजीन, जो बेंजीन के स्मेल जाता है, या बेंजीन जो यूज करते हैं रेगुलरली, पहले जो यूज करते थे वर्कर्स, उससे कैंसर हुआ था। एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड कैंसर का रिस्क बढ़ता है। स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, इनका एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप माना गया है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे इप्स्टीन बार वायरस हो गया, बीके सेल हो गया, ऐसे कुछ पार्वोबी 19, ऐसे कुछ टाइप के रेयर कैंसर्स होते हैं, रेयर वायरसेस होते हैं, जिसकी वजह से भी माना जाता है कि कैंसर होता है। और बहुत सारे मरीजों में ऐसा कभी भी पता नहीं चलता कि क्यों कैंसर हुआ है। तो कुछ कुछ कैंसर के अपने को कॉजेस पता नहीं चलते। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि सारे कैंसर खून के एक जैसे नहीं होते, हर कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है। लेकिन इन जनरल ब्लड कैंसर्स में सर्जरी का इतना रोल नहीं होता है, रेडिएशन का भी काफी मिनिमम रोल होता है। इसमें मेनली जो है, इसको सिस्टमिक थेरेपी दी जाती है। सिस्टमिक थेरेपी यानी जो पूरे शरीर में जाके पूरे सिस्टम से कैंसर को निकाले, क्योंकि खून चारों तरफ सर्कुलेट होता है, आपके ब्रेन में जाता है, हार्ट में होता है, किडनी में, लीवर में, बोन्स में, सब जगह होता है। तो हमको ऐसी दवाई लेनी चाहिए जो सब जगह घूमे और चुन चुन के इन कैंसर सेल्स को मारे। तो जो सिस्टमिक थेरेपी है उसको जो जनरली हम 3 सब टाइप्स में ब्लड कैंसर में डिवाइड करते हैं। कन्वेंशनल कीमो, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी जिसे बोलते हैं, या सिर्फ सादी भाषा में कीमोथेरेपी। सेकेंड थिंग जो अभी लेटेस्ट आया है, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी में ये जो दवाइयां हैं, ये कैंसर सेल को मारती हैं। कैंसर सेल को मारते मारते कुछ नॉर्मल सेल की भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसमें थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। टारगेटेड थेरेपी यानी ये डिजाइनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक टारगेट को ध्यान में रख के आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, तो इसीलिए इसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक टारगेट को जाके हिट करता है और उसी टारगेट को मारता है। और इम्यूनोथेरेपी जो है, जो 2018 में नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ था उस चीज को, इम्यूनोथेरेपी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और ये आपका इम्यून सिस्टम, ये आपकी बॉडी कैंसर मारना शुरू कर देती है। rather देन कोई दवाई मारे, ये डायरेक्ट जाके कैंसर को नहीं मारता है, ये आपके बॉडी के थ्रू आपके बॉडी को जागृत करता है और आपका बॉडी फिर कैंसर को मारता है। फोर्थ थिंग है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो आपका खून बनाने का फैक्ट्री जो बोन मैरो होता है,
हम उसको पूरी तरह से नष्ट करने का कोशिश करते हैं और किसी और व्यक्ति का, यानी आपके भाई का, बहन का, या फिर आपके मदर फादर का, या आपके बच्चों का, या किसी अनरिलेटेड का डोनर का, जिससे जिसका आपका मैच होता है। जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वैसे हम बोन मैरो का भी उससे सैंपल लेके आप में इन्फ्यूज करते हैं, ताकि उस पेशेंट के जैसा ही ब्लड आपके शरीर में बने जो नॉर्मल हो, और आपका जो बोन मैरो है, जो फॉल्टी बोन ब्लड बना रहा था जिसमें कैंसर था, वो चला जाए। तो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक एक्स्ट्रा होता है, एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर में। अब ब्लड कैंसर के कोरोना के दौरान ब्लड कैंसर मरीजों का क्या विशेष रूप से ख्याल रखा जाए? तो इसमें विशेष ये है कि ये जो मरीज जो होते हैं, इनमें रोग प्रतिकार शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती। इनका खास रूप से ध्यान रखना होता है, जो कोरोना का सारा अपन जो ध्यान रखते हैं, हाथ साफ करना, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना है, ये सब तो आपको करना ही है। उसके ऊपर इनका जो पीने का पानी है वो काफी शुद्ध चाहिए। इनके खाने में जनरली हम कच्ची चीजें अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। इनको घर में फ्रेश बनाई हुई चीज दे सकते हैं। और ऐसे कुछ लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि दूध नहीं देना चाहिए, गेहूँ नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना, फलाना दिन का ये नहीं देना चाहिए, वो देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप मरीज को सब दे सकते हैं। सिर्फ अगर किसी मरीज को डायबिटीज है, किडनी का प्रॉब्लम है, या कुछ स्पेसिफिक फूड एलर्जीज है, उसका ध्यान रखिए। बाकी घर के सारी चीजें दे सकते हैं जो साफ सुथरी हो। उनको कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स नहीं देना है या फ्रूट जूस नहीं देना है, आप वो भी दे सकते हैं। फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स भी ब्लड कैंसर के मरीजों को, सिर्फ वो अच्छे जाड़े छिलके के चाहिए या फिर एकदम नीट और क्लीन चाहिए, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। काफी बार हमको लोग पूछते हैं कि ये ब्लड कैंसर है या ब्लड कम हो गया, तो हम पपई खाएं क्या, ड्रैगन फ्रूट खाएं क्या, अनार खाएं क्या? तो ऐसा इनका कोई सीधा संबंध है नहीं। अगर किसी को टेस्ट की वजह से खाना है ये चीजें, तो खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन चीज खाने से कुछ ब्लड टेस्ट बढ़ता है। जैसे अगर अगर आपके बाइक का लाइट खराब हो गया, या फिर आपका लाइट आपके बाइक में पंक्चर हो गया, तो आप डीजल डालिए या पेट्रोल डालिए या कोई भी कंपनी का पेट्रोल डालिए, वो अपने आप दुरुस्त नहीं होने वाला है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। ऐसी कुछ चीजें हो रही है शरीर में कि आप खाएंगे तो उससे कुछ ब्लड कैंसर अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, ऐसा कोई सीधा संबंध ना नहीं है। इसलिए पेशेंट पहले ही बहुत परेशान होता है ब्लड कैंसर का, उसको और ज्यादा परेशान मत कीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो अननेसेसरी एडवाइस मत दीजिए। आपने जो डॉक्टर है, कंसल्टिंग डॉक्टर, उनसे जाके आप उनके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि इस मरीज को कैंसर है, इसकी वजह से इसको वाइफ को हो जाएगा क्या, या बच्चों को हो जाएगा क्या, या इसके साथ में रहने वाले लोगों को हो जाएगा क्या, या इसके साथ में जो दोस्त आते हैं उनको हो जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। किसी भी कैंसर मरीज को अलग नहीं रखना है, या फिर उनसे ऐसे भेदभाव की भावना नहीं रखनी है कि इनकी वजह से मुझे कैंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं, कैंसर छूने से या साथ रहने से नहीं फैलता है। कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है, ये क्रॉस इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जैसे कोरोना है, ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी, ऐसे नहीं फैलता है। किसी भी पेशेंट को बिल्कुल भी ऐसे भावना मत आने दीजिए कि आपने उनको अलग रखा है, क्योंकि उनसे कैंसर फैल सकता है। इसके अलावा एक मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जब तक कैंसर का डायग्नोसिस पूरी तरीके से नहीं होता है, या कोई भी मेडिकल कंडीशन का डायग्नोसिस नहीं होता है, स्पेशली रिलेटेड टू ल्यूकीमियाज, लिम्फोमा, इनका बहुत हाई सस्पिशन है, यानी ब्लड कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी पेशेंट मेडिकल फील्ड के लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं, कि आप स्टेरॉइड्स मत शुरू कीजिए। किसी भी सस्पेक्टेड ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को स्टेरॉइड मत सस्पेक्ट कीजिए तब तक उनका डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं हो जाता, या अगर स्टेरॉइड शुरू करना है तो किसी कैंसर विशेषज्ञ से बात करके ही एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में स्टेरॉइड शुरू किया जा सकता है, वरना आप स्टेरॉइड शुरू मत कीजिए। स्टेरॉइड शुरू करने से जो हमको एविडेंस चाहिए होता है डायग्नोसिस के लिए, वो नष्ट हो जाता है। सेकंड बात है, वो अंडर ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट का। और थर्ड थिंग है कि पेशेंट का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। मेरा ये एक बहुत निवेदन है मेडिकल फील्ड के लोगों से
कि जब तक पेशेंट का डायग्नोसिस ना हो, पेशेंट को अननेसेसरी स्टेरॉइड्स मत दीजिए। तो आज मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ, मराठी में जिसको बोलते हैं वाचाल तर वाचाल, यानी आप पढ़ेंगे तो आप बचेंगे। या फिर इंग्लिश में मैंने एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था नो कैंसर टू नो कैंसर, यानी कैंसर के बारे में जानिए तो आपको कैंसर से आपको बचने का कुछ चांस है। तो मैं ये बोल के आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।